Good morning, dear student. I am Bhola Shankar Singh, your Hindi teacher. Now I will teach you Hindi Kaveri part lesson 3 कामचोर। सुप्रभातम, मैं भोला शंकर सिंह आपका हिंदी अध्यापक। आज मैं आपको कक्षा 7 हिंदी की पाठ्य पुस्तक कावेरी का तीसरा पाठ कामचोर और उसके अभ्यास प्रश्न 6 का उत्तर बताएंगे। और आप लोग सावधानी से सुने और हम आशा करते हैं कि आप उसे यथास्थान अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे भी। तो हम चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। पाठ तीसरा का छठा प्रश्न पेज नंबर 28 पर है। भेड़ों को दाना किस प्रकार एक मुसीबत सिद्ध हुआ। किस प्रकार एक मुसीबत सिद्ध हुआ। ये बड़ा प्रश्न है, इसका हम उत्तर ही केवल बता दे रहे हैं आपको, आप इसे लिख लेंगे। तो भेड़ों को दाना देना किस प्रकार एक मुसीबत सिद्ध हुआ। तो घर के बच्चों ने भेड़ों को खोला और उन्हें दाना देने का प्रयत्न किया। आप लोग जानते ही हैं कि भेड़ एक सीधी रेखा में जिधर चलती हैं सब उधर ही चल पड़ती हैं। तो उनको रास्ते में जो कुछ भी दिखाई दिया उसको कूटती फाड़ती दाना तक पहुंचने का प्रयत्न करने लगी। और इसी बीच उनको एक सब्जी बेचने वाली दिखाई दी जो मटर की फली को तोल के दे रही थी। इसी बीच भेड़ों ने उसके सब्जी और मटर की फलियों पर आक्रमण कर दिया और सारी चीज़ उस चट कर दी। घर में जो कुछ मिली उसे वे लोग खाने लगी। इस प्रकार सारा सामान अस्त व्यस्त हो गया। अतः भेड़ों को दाना देना एक मुसीबत सिद्ध हुआ। ख प्रश्न है, ये क प्रश्न था, अब ख प्रश्न है। उसमें दिया है भैंस के छूटकर भागने के बाद क्या दृश्य उपस्थित हुआ। भैंसों को धोने के लिए बच्चों ने उसके पैर को चाचा जी के चारपाई से बांध रखा था। जब भैंसे के अगले पैर को बांधने की कोशिश की तो भैंसे जो भागने लगी और चाचा जी को भी लेकर के भैंस भागने लगी। चाचा जी निद्रा में थे। ऐसा मालूम हुआ कि शायद वे कोई स्वप्न देख रहे हैं। और जब वे पानी की बड़े जहाँ टंकी थी उससे अगर टकराई तो पानी उनके ऊपर गिरा तो उनका शायद निद्रा भंग हुआ। उन्होंने सोचा कि शायद बरसात हो रही है और भूकंप भी आ गया क्योंकि उनकी चारपाई भी हिल रही थी। इसके बाद ले करके भैंस और आगे भागने लगी। चाचा जी दोनों चारपाई के सिरों को पकड़कर ऐसे बैठ गए तो मालूम हो रहा था जैसे इंद्रदेव अपनी सवारी पर आगे बढ़ रहे हैं। ये भैंस के छूट के भागने के बाद का दृश्य था। इसके बाद उन लोगों ने सोचा, बच्चों ने, कि इसके बच्चे नहीं छूटे हैं भैंस के इसलिए भाग गए। उन्होंने उसके बच्चे कटले को भी छोड़ दिया और भैंस का बच्चा छूटा तो भैंस रुकी। अब उन लोगों ने फिर धोने का प्रयास किया लेकिन भैंस ने कहीं दूध कहीं गिरा, कहीं जो वो हुआ, अंत में
भैंस ने लात मार करके उन लोगों को अलग कर दिया, कोई भी दूध नहीं दुहा जा सका। आशय स्पष्ट कीजिएगा, आशय स्पष्ट कीजिए। आशय का मतलब भाव, उसका एक सेंस, भाव क्या निकलता है उसे बताना है। इस पर इधर प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। इधर प्रलय मची हुई थी, आपस में पानी के लिए मार हो रहा था, झगड़े हो रहे थे, धक्का मुक्की हो रही थी, और बच्चे भी लापरवाह नहीं थे क्योंकि उनको रात को भोजन ना मिलने की धमकी मिल चुकी थी। इसलिए जो भी काम उन्हें मिलता था उसे करने की कोशिश कर रहे थे। तो अनेक प्रकार के काम बच्चे संपन्न, दरी को साफ करना चाहते थे, और बागवानी में पानी देना चाहते थे, मुर्गी के बच्चों को बंद करना चाहते थे, तथा भैंस का दूध दूहना चाहते थे, भेड़ों को दाना खिलाना चाहते थे। ये सब सारे कार्य बच्चों को करने थे। तो बच्चे इन सभी कार्यों की ओर अपना ध्यान लगाए हुए थे। अंत में अम्मा और अब्बा की क्या प्रतिक्रिया रही? गा प्रश्न है, अंत में अम्मा और अब्बा की क्या प्रतिक्रिया रही? अब्बा की क्या प्रतिक्रिया रही? अंत में अब्बा और अम्मा ने कहा है, घर का कोई भी लड़का कोई कार्य नहीं करेगा और सभी शांतिपूर्वक रहेंगे। बच्चों ने भी निश्चय कर लिया कि अब उन्हें कोई कार्य नहीं करना है, यहाँ तक कि घर का अपने से फिर पानी भी नहीं पीना है। तो बच्चे पहले के जैसे ही कामचोर रह गए। मूल्य पर आधारित प्रश्न है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। हम अधिकारों की बात करते हैं परंतु कर्तव्यों के विषय में जागरूक नहीं रहते। और क्या कर्तव्य बोध आवश्यक है, क्यों? अपने विचार व्यक्त कीजिए। हम लोग अपने अधिकारों की मांग करते हैं, लेकिन हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य हैं, उनके ऊपर हम ध्यान नहीं देते। यदि हम अपने कर्तव्यों पर ध्यान दें तो अधिकार कर्तव्यों के पीछे स्वयं आते हैं, स्वयं भागते रहते हैं। तो हमने सबसे पहले अपने कर्तव्यों का ध्यान देना चाहिए, इसके बाद अधिकारों की मांग करनी चाहिए। कामचोर कहानी में सभी बच्चों में आपसी तालमेल और सहयोग की भावना का प्रतिपादन किया, परंतु उसमें कार्य का उचित ढंग से न करने का ज्ञान नहीं था। आप उन बच्चों में से एक होते तो कार्यों को उचित ढंग से करने के लिए क्या सुझाव देते, क्या सावधानी बरतते? तो सबसे पहले उन बच्चों में से यदि मैं होता तो उन बच्चों को एक सीधे ढंग से एक एक करके सारे कार्य संपन्न करवाता, उसमें भीड़ ना होती, अचानक धक्का मुक्की ना होती। दूसरा, काम के सारे गुण अवगुणों की जांच करो, क्या उसकी विशेषताएं हैं, क्या कमियां हैं, करने के बाद ही काम प्रारंभ किया जाता है। इसमें कौन सी समस्याएं आ सकती हैं और कौन नहीं आ सकती, कौन सा काम पहले किया जाए, कौन बाद से किया जाए, इस काम के क्रम को भी ध्यान में रख करके सारे काम संपन्न किए जाते हैं। चलते हैं आगे भाषा की समझ की ओर। भाषा की समझ, अब ये व्याकरणात्मक प्रश्न है। भाषा की समझ, पहला प्रश्न है कि जो अव्यय दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ता है। जो अव्यय दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ता है उन्हें समुच्चयवाचक शब्द कहते हैं। इन्हें योजक भी कहा जाता है। इनके प्रमुख भागों में परिणाम दर्शक अव्यय भी होता है जो किसी परिणाम की ओर संकेत करते हैं, जैसे आज बहुत गर्मी है इसलिए नहीं खेलूंगा। नीचे दिए गए योजक शब्दों से वाक्य बनाइए। ताकि वह कठिन परिश्रम किया ताकि वह परीक्षा में सफल हो सके। वह वहां नहीं जा सका क्योंकि वह बीमार था।
अतः मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरी पूरी फीस माफ कर दी जाए। वह गरीब है तथापि वह स्वाभिमानी है, वह वीर और साहसी है। इस प्रकार से हमने वाक्यों का प्रयोग कर दिया। दूसरा है, जब एक ही शब्द का प्रयोग बार बार करके युग्म बनाया जाता है तो उसे पुनरुक्त शब्द कहते हैं। इन निम्नलिखित पुनरुक्त शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। बागी बागी। घर में बच्चों का कोलाहल सुना तो माँ भागी भागी आई। मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है कि आज छुट्टी है। धीरे धीरे सुकरात प्रसिद्ध हो गया। लाल लाल मिर्च खेत में दिखाई दे रहे हैं। जाते जाते वह धमकी भी दे गया। इस प्रकार से वाक्यों का प्रयोग रहा। तीसरा है, कुछ शब्द युग्मों का निर्माण दो परस्पर विलोम शब्दों के योग से जोड़कर होता है। बाद विवाद। नीचे दिए गए उचित शब्द युग्मों पर सही का चिन्ह लगाइए। तीसरा का है अगले। अगले का हो जाएगा पिछले। ये उल्टा का सीधा, उल्टा का सीधा हो जाएगा। दाएं का बाएं, दाएं का बाएं घाट। रात का दिन, अंगा। सर्दी का गर्मी। तो ये रहे तीसरा का अगले का पिछले, खा उल्टा का सीधा, ग दाएं का बाएं, गा रात का दिन और सर्दी का गर्मी। ये विलोम शब्द हैं। चौथा प्रश्न, विशेषण विशेष। विशेषण विशेष की बात आती है तो विशेषण जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, और जिस शब्द की विशेषता प्रकट करते हैं संज्ञा या सर्वनाम उसे विशेष कहते हैं। ये रहे परिभाषा इसकी। और आते हैं, चलिए हम वाक्य पढ़ते हैं और इसमें पता लगाते हैं कि कौन विशेषण है कौन विशेष है। हमने मीठा पानी पीना शुरू कर दिया तो मीठा विशेषण और पानी विशेष। मीठा पानी। ये कर खाए सारे घर के बर्तन फूट गए। बर्तन कैसे हो गए? फूट गए। फूट फूटे बर्तन। और गाय मोटी भैंस जैसे ही छोटी की हालत बिगड़ गई। मोटी भैंस गाय, मोटी विशेषता है भैंस की। पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। कैसा युद्ध? घमासान युद्ध। तो घमासान, घमासान विशेषण, युद्ध विशेष। युद्ध की विशेषता है। कैसा युद्ध हुआ? घमासान युद्ध हुआ। अब यह दरी अब मैली हो गई है। तो दरी कैसी हो गई है? मैली। तो मैली दरी। मैली दरी। ये विशेषण विशेष रहे। विशेषण विशेष से पास पास होते हैं, कहीं कहीं दूर दूर भी हो पाए जाते हैं। ये रहा चौथा प्रश्न। पांचवा प्रश्न की ओर हम चलते हैं।
5वां प्रश्न देखते हैं। मुर्गी, भैंस, भेड़ आदि पर अनेक लोकोक्तियाँ इसमें से कुछ इस प्रकार हैं। घर की मुर्गी दाल बराबर। तो इन लोकोक्तियों का अर्थ लिखिए और वाक्य प्रयोग कीजिए। का तो उपलब्ध व्यक्ति का उतना महत्व नहीं होता है। घर की मुर्गी दाल बराबर आसानी से उपलब्ध वस्तु या व्यक्ति का सम्मान नहीं होता। इसका अर्थ हो जाएगा कि जो चीज़ आसानी से उपलब्ध हो जाए उसका सम्मान नहीं होता। तो इसका वाक्य प्रयोग, घर राम पढ़ने में बहुत ही अच्छा है, लेकिन उसके परिवार के लोग उसे उतना अच्छा नहीं मानते, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। काला अक्षर भैंस बराबर। ये निरक्षर होना, पढ़ा लिखा ना होना। एक मूर्ख के लिए काला अक्षर भैंस बराबर होता है। एक मूर्ख के लिए काला अक्षर भैंस बराबर होता है। भीड़ चाल चलना, एक ही दिशा में चलना। क्या भेड़ की तरह चल रहे हो? अपनी स्वभाव में परिवर्तन करो। दुधारू गाय की 2 लातें बली। की 2 लातें बली। ये होता है कि जो व्यक्ति कमाऊ है उनकी इज्जत होती है, उनके बात को भी लोग बर्दाश्त कर लेते हैं। राम मोहन घर में कमाता है और किसी को बुरा भला कहता है तो लोग उसका बर्दाश्त कर लेते हैं, क्योंकि दुधारू गाय की 2 लात ही बली। इस प्रकार से वाक्य प्रयोग होते हैं। अब छठा प्रश्न है, छठा प्रश्न देखते हैं। जो शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, धर्म, दशा, अवस्था, भाव आदि को व्यक्त करते हैं भाववाचक संज्ञा का। अच्छाई, बुराई, ईमानदारी, बचपन, मानवता। ऐसे ही भाववाचक शब्द बनाना है। इसमें कुछ प्रत्यय जोड़े जाते हैं, जिससे भावता, तो पन, ये सब प्रत्यय जोड़ करके भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। तो हम चलते हैं छठा प्रश्न की ओर। पशु से पशुता, पशुता। ख मीठा से मिठाई। और ग वीर से वीरता। घा और शांत से शांति। से शांति। अंग पराया से परायापन। च
एक से एकत्व, एकता, एकता या एकत्व। 6 घबराना से घबराहट, घबराहट। और हंसना से हंसी, हंसी। और इसी प्रकार देर से देरी, देर से देरी, यहाँ से निकट से निकटता, निकटता। यह भाववाचक संज्ञा है। पशु से पशुता, मीठा से मिठाई, वीर से वीरता, शांत से शांति, पराया से परायापन, एक से एकत्व या एकता, घबराना से घबराहट, हंसना से हंसी, देर से देरी, निकट से निकटता। ये भाववाचक संज्ञा रहे। इसके बाद आपके घर के सदस्यों की किन किन कामों में सहायता करते हैं, उन कामों की सूची तैयार कीजिए। तो आप अपने घर में कौन से काम में सहयोग परिवार का करते हैं, उनका एक आप सूची बनाइए कि मैं सुबह उठता हूँ, पिताजी के साथ इन कामों में, माताजी के साथ इन कामों में, और चाचा जी अन्य बड़े भाई के साथ किसी काम में सहयोग करते हैं, तो उसका एक चार्ट बनाइए। कर्म ही पूजा ऐसे भाव व्यक्त करते हुए आदर्श वाक्य स्लोगन के रूप में लिखिए। कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप, ये आदर्श वाक्य को एक नारे के रूप में लिखिए। आपके घरों में कोई बहुत पुराने बर्तन हो सकते हैं, उन्हें उनके नाम जानिए और नए बर्तनों के साथ उनके संवाद की कल्पना कीजिए और लिखिए। तो पुराने बर्तन जो हैं उनको क्या कहते हैं, कटोरा, कशोरा, कटोरी, कशोर, ये सब क्या क्या कहते हैं, उन सब के आप नाम जानिए। तो सभी एक दूसरे के सहयोग करते हैं, पूरे भोजन बनाने में उन सब का उपयोग होता है। तो आप उनके साथ एक बर्तनों का संवाद लिखिए। ये रहे आपके प्रश्न, और इस प्रकार से ये अभ्यास समाप्त होता है। और हम आशा करते हैं इन सब प्रश्नों का उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और शेष अगले दिन।